नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम भूगोल का अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के लिए स्मरणीय बिंदु या महत्वपूर्ण बिंदु अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही अच्छा और ख़ास होने वाला है। कारण उसका यह है कि इस वीडियो में इस अध्याय के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो यकीन मानिए ये वाले जो अध्याय 7 है इसकी तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि नाम दे रखा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, अर्थात कोई भी राष्ट्र है उसकी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसकी जीवन रेखाएं क्या हो सकती है। देखो बच्चों, कोई भी राष्ट्र है कि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो होती है वो होती है वहाँ की अर्थव्यवस्था, अर्थात वहाँ पर व्यापार। ठीक है, उस देश का पूरा व्यापार। ठीक है, और वो जो पूरा का पूरा व्यापार है वो किन बातों पर टिका हुआ रहता है कि कोई भी वस्तु जो है, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी परेशानी के या बिना किसी दिक्कत के पहुंच सके। ठीक है, और इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने का कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे देश की परिवहन प्रणाली। ठीक है, अब परिवहन प्रणाली में क्या आते हैं? हमारे परिवहन प्रणाली में आते हैं रेल आती है, बसेस आती हैं। ठीक है, बसें चलती हैं सड़कों पर। ठीक है, और जल सेवा होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे भारत देश की क्या हैं? जीवन रेखाएं। मतलब क्या? यातायात के जो भी साधन हैं, संसाधन हैं, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या होती हैं? जीवन रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ये देश के विकास की गति परिवहन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो परिवहन पर निर्भर करती है मतलब क्या कि कोई भी देश है वो जितना अधिक से अधिक विकसित होगा, ठीक है, यदि उसकी परिवहन प्रणाली जो है वो क्या हो? विकसित हो। परिवहन मतलब क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को लाने ले जाने वाले साधनों के ऊपर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर निर्भर होती है। ठीक है, यह भी हाल मैंने समझाई दी आपको, लेकिन उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे वस्तुएं और सेवाएं सही समय पर सही स्थान पर पहुंचे। ठीक है, अर्थात क्या है कि जैसे किसान जो है, ठीक है, किसान क्या कर रहा है? अपने खेतों में सब्जी उगा रहा है, मतलब उत्पादन कर रहा है। अब क्या है, अगर मान लो किसान जो है वो अपनी सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाजार तक या मंडी तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन अगर मान लो सड़कें ही ना होंगी तो क्या होगा? उसकी जो उगाई गई सब्जियां हैं, ठीक है, वो क्या होंगी? समय से बाजार नहीं पहुंचेंगी और रास्ते में ही खराब हो जाएंगी या सड़ जाएंगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? किसान को नुकसान होगा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि किसान अगर मान लो सब्जियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब सब्जियां अपने खेत से मंडी तक पहुंचाना चाहता है या बाजार तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए सड़क का होना अनिवार्य है। ठीक है, नहीं होगा तो उसका व्यापार बोले या जो उसको बहुत हानि हो जाएगी। ठीक है, परिवहन प्रणाली कौन सी हो सकती है? सड़क, रेल, जल और वायु जितनी विकसित होंगी व्यापार और औद्योगिक विकास उतना ही तेज होगा। ये भी अपन ने एक जो उदाहरण समझा था किसान वाला, उसी से अपन को स्पष्ट है कि सड़क परिवहन होना अनिवार्य है। ठीक है, और ये जो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन जितने विकसित होंगे, ठीक है, मतलब जितने अच्छे होंगे, व्यापार और औद्योगिक विकास क्या होगा? उतनी ही तेजी से होगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है? वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, कोई वस्तुएं बना रही हैं। ठीक है, अब उन वस्तुओं को एक शहर से दूसरे शहर में भेजना है। ठीक है, अच्छा वस्तुएं बनाएंगे, उनको बेचना है, बेचने के लिए दूसरे शहर भेजना है, उसके लिए क्या होगा? अपने को सड़क प्रणाली की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। ठीक है, या मान लो कोई दूसरे देश में भेज रहे हैं, ठीक है, तो जल परिवहन से अर्थात समुद्र के सहारे भेजेंगे, अपन समुद्र के रास्ते भेजेंगे, या वायु के रास्ते मतलब एरोप्लेन से भेजेंगे। ठीक है, और अगर मान लो एक शहर से दूसरे शहर में ही भेज रहे हैं अपन, तो रेल और सड़क से भेज सकते। लेकिन अगर मान लो ये चारों ही प्रणालियां ना हो, तब क्या होगा? वो फैक्ट्री में जो वस्तु बन रही है वो बाहर पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो हमारे व्यापार और औद्योगिक विकास के लिए कितना जरूरी है ये परिवहन प्रणाली? इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी है।
दूसरा पॉइंट है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ठीक है, अब बच्चों, भारत में कुल सड़क नेटवर्क जो है वो लगभग 63.72 लाख किलोमीटर है। ठीक है, और ये कब तक था? 2023 के अंत तक, मतलब 2023 दिसंबर तक यह पाया गया। भारत का जो सड़क नेटवर्क है, ठीक है, वो 63.72 लाख किलोमीटर, मतलब सड़कों की कुल लंबाइयां, सारी सड़कों को जोड़ लें जो कुल लंबाइयां निकलती हैं वो कितनी निकलती है? 63.72 लाख किलोमीटर। इसमें 2024 का आंकड़ा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों, जो इसे अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बनाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो सड़क नेटवर्क है वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, मतलब क्या है, अमेरिका जो है हमसे सड़क नेटवर्क में आगे है और हम अमेरिका से पीछे हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सड़क नेटवर्क की स्थिति में, ठीक है, कुल लंबाई में भारत जो है वो कौन से नंबर पर आता है? तो हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे। पूछा जा सकता है कि कौन सा देश हमसे आगे है, तो हम लिख सकते हैं अमेरिका हमसे आगे, सिर्फ अमेरिका हमसे आगे। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि कुल सड़क नेटवर्क लगभग कितना है, तो हम बता सकते हैं क्या? 63.72 लाख किलोमीटर। ठीक है, यह सड़कों का जाल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे आर्थिक विकास, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। बच्चों, अब हमारे पास जो सड़क नेटवर्क है, ठीक है, वो पूरे के पूरे भारत देश में फैला हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भारत देश में जगह जगह सड़कें हैं, बहुत सारे गांव जो हैं सड़कों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गांव से सड़कें जो हैं वो शहर तक जाती हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र का जो भी उत्पादन है वो शहरों तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, और सड़कों के कारण ही क्या होता है, लोग यात्रा करते हैं। ठीक है, या माल ढुलाई का काम करते हैं। माल ढुलाई मतलब, माल मतलब क्या कि कोई वस्तुएं जो है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, उसको क्या बोला जाएगा? माल ढुलाई। ठीक है, तो यह कार्य किया जाता है ना। अब बच्चों, यहां पर ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है, अगर गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें ना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो किसान अपनी फसल जो है बाजार तक नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, व्यापार क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे अच्छे व्यापार के लिए या हमारे आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के लिए सड़कों का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राजमार्ग होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग वे राजमार्ग होते हैं जो बड़े बड़े शहरों को, ठीक है, लंबी दूरियों वाले शहरों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे राजमार्ग होते हैं जिनको भारत सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, और उनका रखरखाव भी क्या करती है? केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है, तो ऐसे जो राजमार्ग होते हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH के नेशनल हाईवे भारत के प्रमुख शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और व्यापारिक केंद्रों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जो कि मैंने अभी हाल आपको बताया था। इनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ठीक है, CPWD, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। सारी बात समझ में? बताया था मैंने आपको। इनको क्या, इनका रख रखाव कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है। ठीक है, प्रमुख राजमार्गों में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में इसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अच्छा बच्चों, इसको चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज इसलिए बोला जाता है कि ये चार प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, चारों ओर से क्या करते हैं? इनको जोड़ते हैं। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में क्या करता है? ये क्वाड्रिलेटरल अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज क्या करता है? इन चारों शहरों को जोड़ता है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भैया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन शहरों को जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है? तो बताएंगे अपन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को। ठीक है,
पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे। तो पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम जो गलियारा है, ठीक है, वो सिलचर से, सिलचर मतलब आसाम में है ना, से पोरबंदर, पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में, तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ने वाला प्रमुख गलियारा है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण गलियारा कौन सा कहलाएगा भैया, तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होता है, ठीक है, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। आ रही बात समझ में, तो ये चीज अपन याद रखेंगे। पूछा जा सकता है भैया उत्तर दक्षिण गलियारा जो है उसके दो प्रमुख शहर कौन से हैं, तो कौन सा शहर है भैया, कहां से कहां तक चाहे वो, तो वो कहां से कहां तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, और कन्याकुमारी जो है वो दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित है, करेक्ट है। तो ये चीजें अपनों को मालूम होना चाहिए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी, ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि अब यहाँ पर रेलगाड़ियों की बात कर रहे हैं, अपन रेल परिवहन की बात कर रहे हैं। तो देश की सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 में कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। तो बच्चों 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई के बोरी बंदर, ठीक है, जो कि अब क्या कहलाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ठाणे के बीच में चली थी। पूछा जाएगा हमारे साथ भैया भारत देश की पहली रेल कब चली थी, तो अपन बताएंगे 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। इन दो शहरों के बीच में चली थी, तो बोरी बंदर अर्थात छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अगर मुंबई से ठाणे आप लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा, बोरी बंदर से ठाणे लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ठाणे लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। यह रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, ठीक है, तो यह रेलगाड़ी जो है वो 34 किलोमीटर की दूरी क्या करती थी, तय करती थी। और इसमें कुल कितने डब्बे थे, इसमें कुल 14 डिब्बे थे, ठीक है। इसके बाद भारतीय रेल तेजी से विकसित हुई और आज यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। देखो बच्चों, भारत जो हमारी भारतीय रेल है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, ठीक है। हमसे आगे जो है वो अमेरिका, रूस और चीन ही है, ठीक है, और हम आते हैं चौथे नंबर पे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हमारी भारतीय रेल प्रणाली जो है विश्व में कौन से स्थान पर है भैया, तो हम बोल सकते हैं चौथे स्थान पर है। हमसे आगे कौन कौन है, हमसे आगे है अमेरिका, ठीक है, रसिया और चीन, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं अपन। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। अब वायु परिवहन के बारे में चर्चा अपन यहां पर करने वाले हैं। 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों के रूप में स्थापित कर दिया। भारत देश में जो है दो एयरलाइंस थी, ठीक है, मतलब वायु से जो सेवा करते थे, वायु से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच रहे थे, वो दो प्राइवेट कंपनियां दिया करती थी। एक तो थी एयर इंडिया और दूसरी थी इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। 1953 में भारत की सरकार ने क्या करा, इन दोनों कंपनियों को, ठीक है, ये निजी कंपनियों की, निजी क्षेत्र की कंपनियां थी, इन दोनों कंपनियों को क्या करा, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। मतलब इन पे क्या होने लगा, अब सरकारी नियंत्रण हो गया, ठीक है। अच्छा, सरकारी नियंत्रण होने से क्या फायदा हुआ, सरकारी नियंत्रण होने से यह फायदा हुआ कि इनके जो टिकटों की कीमतें थी वो क्या हुई, कम हुई, और जिससे अधिक से अधिक लोग इसको उपयोग कर सके, ठीक है। इससे पहले हवाई सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाती थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में विलय कर दिया गया। जो इंडियन एयरलाइंस का, ठीक है, एयर इंडिया में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो एयर इंडिया जो है वो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई, ठीक है। अब अपन पूछ सकते हैं प्रश्न कि इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय कब हुआ था, तो कब हुआ था भैया, 2007 में हुआ था। उसके बाद हमारे पास है छठे नंबर का पॉइंट, मुंबई एक बृहत्तम पत्तन है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पत्तन क्या, जहां पर
जल के द्वारा, ठीक है, जल परिवहन, या इसको अपन बोल सकते हैं समुद्री परिवहन। समुद्रों में जो किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे जहाज क्या होते हैं, लोड अनलोड होते हैं, मतलब जहां पर बहुत सारा जो जहाजों हैं, बड़े बड़े जहाजों में सामान चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, और फिर उन सामानों को क्या करा जाता है, विदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान या विदेशों के दूसरे शहरों में भेजा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, पत्तन कहा जाता है। ये अपने को अच्छे से मालूम ही है, ठीक है। और मुंबई बृहत्तम, बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा जो पत्तन है, ठीक है, भारत देश का, वो क्या है, मुंबई पत्तन है, ठीक है। चलिए, जो कि कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, और यह भारत के पश्चिमी तट पर आता है, ठीक है। इतनी चीज अपने को यहां पर मालूम है। अच्छा, ये पत्तन को ही बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक है, ये अपन याद रखेंगे, है ना। तो मुंबई बंदरगाह भारत के सबसे बड़े और व्यस्ततम पत्तनों में से एक है। यह अरब सागर के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है, और यहां से बड़े पैमाने पर आयात निर्यात होता है, ठीक है। यह भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के व्यापार को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ता है। ये अपने को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, कि मुंबई का जो बंदरगाह है वो क्या करता है, हमारे भारत देश के व्यापार को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ता है। अगला पॉइंट है 7 नंबर, एयर इंडिया घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। एयर इंडिया भारत की प्रमुख राष्ट्रीय एयरलाइन है, जो देश और विदेश में उड़ान सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। यह सरकारी स्वामित्व वाली थी, लेकिन 2022 में टाटा समूह द्वारा इसे खरीद लिया गया। तो बच्चों, स्टार्टिंग में अभी अपन ने कुछ पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसमें ने, कि 1953 में, ठीक है, एयरलाइंस जो थी उनका क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, मतलब उनको सरकारी आधिपत्य में दे दिया गया था, ठीक है। और 2022 में, अच्छा, सरकारी आधिपत्य में आने के कारण क्या होने लगा था, एक समय धीरे धीरे धीरे, शुरू में तो इसने अच्छी सेवाएं दी, लेकिन एक समय चलते चलते धीरे धीरे क्या होने लगा था, इनमें घाटा होने लगा था। लोग बाग क्या करने लगे थे, प्राइवेट कंपनियों में जाने लगे थे, प्राइवेट कंपनियों के जो एयरलाइंस थे, ठीक है, वायु यान थे, ठीक है, या जहाज या हवाई जहाज थे, उनमें जाने लगे थे, ठीक है, जिससे क्या होने लगा था, सरकार को घाटा होने लगा था। तो 2022 में क्या करा गया, इसको राष्ट्रीय जो हमारे पास एयर इंडिया एयरलाइंस थी उसको क्या कर दिया गया, उसको 2022 में टाटा समूह को बेच दिया गया, ठीक है। आज टाटा समूह जो है वो फायदे में चल रहा है, ठीक है, और लोगों को आने जाने में सुविधाएं हो रही हैं, और किराया जो है पहले से थोड़ा अपेक्षाकृत महंगा जरूर है, लेकिन समय के साथ लोगों को सेवाएं भी अच्छी प्रदान कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो सरकारी सेवा थी उसको क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। यह कई देशों को सीधी उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराती है और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर कार्यरत है, ठीक है। तो बहुत सारे देशों में यहाँ से, मतलब भारत देश से उड़ान होती है, जो कि किसके द्वारा की जाती है, एयर इंडिया के द्वारा की जाती है, ठीक है। खाड़ी देशों में जाते हैं, ठीक है, और अमेरिका, जापान, बहुत सारे देशों में क्या होती है, सीधे उड़ानें जो हैं वो एयर इंडिया प्रदान करती है। अगला नंबर है, देश का 95% विदेशी व्यापार प्रमुख पत्तनों के माध्यम से होता है, बंदरगाहों से होता है, ठीक है, अर्थात जल मार्ग के द्वारा होता है। भारत का अधिकतर आयात निर्यात जो है समुद्री मार्गों से होता है, ठीक है, बताई दिया यहाँ पे 95%, है ना। क्यों, क्योंकि समुद्री मार्ग से जो सामान है उसको लाने ले जाने में कम लागत आती है, और दूसरी बात यह है कि भैया एक देश से दूसरे देश तक सड़कें तो काम करेंगी नहीं, ट्रेनें चलती नहीं है, तो सबसे अच्छा साधन कौन सा हो सकता है, जल साधन हो सकता है, समुद्री साधन हो सकता है, ठीक है। समुद्र के द्वारा व्यापार करना ज़्यादा आसान है। भारत के प्रमुख पत्तनों में या बंदरगाहों में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोचीन और कांडला शामिल है, ठीक है। पूर्व परीक्षा में पूछा जा सकता है भैया, भारत के प्रमुख पत्तन या बंदरगाह कौन से हैं, ठीक है, तो लिख दोगे आप नाम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोचीन
और कांडला। ठीक है, यह पत्तन तेल, कोयला, लौह अयस्क, मशीनरी, खाद्य पदार्थ आदि के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो ये जो पत्तन है या बंदरगाहें, इनसे क्या किया जाता है भैया? तेल का व्यापार, कोयले का व्यापार, मतलब कोयले को एक देश से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। लौह अयस्क, मशीनरी और खाद्य पदार्थों को क्या करता है? अपन व्यापार करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि बंदरगाह नहीं होते, ठीक है, तो क्या होता? हम हमारा व्यापार जो है दूसरे देशों के साथ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो समुद्र मार्ग के द्वारा ये जो व्यापार हम कर रहे हैं ये सस्ता और आसानी से किया जाने वाला व्यापार है। लाखों टन सामान जो है हम क्या कर सकते हैं? दूसरे देशों में जहाजों के द्वारा भेज सकते हैं या भेज रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 9, भारतीय रेल सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राधिकरण है। अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर भारतीय रेल जो है भारत सरकार की स्वामित्व में है और यह दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। ठीक है, तो भारतीय रेल जो है भैया सार्वजनिक क्षेत्र की है रेल है, या सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है? परिवहन साधन है, जो कि भारत सरकार के स्वामित्व में है, अर्थात जिस पर भारत सरकार का नियंत्रण होता है। यह दुनिया के बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। बच्चों अब इसमें लगभग 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, तो यह भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉयर बनता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। तब सबसे ज़्यादा काम देने वाली संस्था या सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था कोई है, वो क्या है? भारतीय रेलवे। ठीक है, तो भारतीय रेलवे जो है सबसे अधिक कर्मचारियों को क्या करती है? नियुक्त करती है, नौकरी देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, सबसे ज़्यादा अधिक कर्मचारियों को नौकरी देती है, तो अपन क्या लिखेंगे? भारतीय रेलवे। यह यात्री और माल परिवहन दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है? निभाती है। मतलब यात्रियों के लिए तो ये जो महत्वपूर्ण भूमिका है ही, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा और सबसे तेज परिवहन जो है वो रेल परिवहन ही है। बहुत ज़्यादा दूरियों पर स्थित शहरों के बीच में क्या करती है? यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो पहुंचाती ही है, साथ ही साथ में माल परिवहन मतलब वस्तुओं को क्या करती है? एक शहर से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। ठीक है, जो कि सबसे सस्ता परिवहन है। ठीक है, आशा करता हूं बच्चों ये जो वाला जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।